So I think so you are very much clear with the last two sessions. Is there any doubt related to the same? सारा क्लियर है? आगे चलूं? आपको याद होगा लास्ट सेशन के अंदर, इनफैक्ट जब मैंने पहली क्लास स्टार्ट की थी तो आपके सामने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने। ये बल्ब था, ये स्विच था, राइट? दिस इज ए बैटरी। और सिद्धार्थ कहाँ है? कपिल, सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ नहीं आया अभी। अब बात करना है जरा, फिर घर से ही अटेंड करें चाहे। So this is a battery available to it. When the switch is closed, current flows. Current flow का मतलब क्या हुआ? Electrons flows from the negative terminal towards the positive terminal. Right? तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो चल नहीं सकते. बैटरी exerts the force and hence provides the energy, do the work which is force into distance. So battery is acting as a source of energy, right, to translocate the electrons charge particle from one point to another point. So while doing so, it does certain amount of work, and that work is measured in terms of potential. उसे हम क्या कहते हैं? Potential. So what do you mean by potential? Potential is defined as the total amount of work done in transferring charges from one point to another point. तो बैटरी करती क्या है? वर्क करती है, एनर्जी सप्लाई करती है, और अगर वह वर्क या एनर्जी सप्लाई करती है तो उसे हम पोटेंशियल कहते हैं. उस वर्क को हम, उसके एसआई यूनिट को या उसके एक्सप्रेशन को हम पोटेंशियल कहते हैं. यानी कि पोटेंशियल इज द वर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Electric potential is the total amount of work done in bringing the charge from or transferring the charge from one point to another. More elaborately आपसे 12th क्लास के अंदर देखेंगे. लिखो इसे. Electric potential is the total amount of work done. Electric potential is the total amount of work done in transferring charges. आज क्या, आज आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा? हाँ, बहुत कम आ रही है बेटा, बहुत ही कम. सर अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है. तो इलेक्ट्रिक वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी थोड़े नेटवर्क इशू की वजह से. नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं. इलेक्ट्रिक, हाँ, मोस्ट वेलकम बेटा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined the total amount of work done in transferring charges from one point to another point, right? Its SI unit is volt. SI unit क्या है इसकी? Volt है, right? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is basically the amount of work done in transferring certain amount of charge. हाँ, वोल्ट क्या है? वो बेसिकली एसआई यूनिट है, ठीक है ना? वो एक्सप्रेशन है. पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन में, इसी तरीके डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, तो पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस करते हैं, राइट, वोल्ट के. क्योंकि वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने इस चीज को डिस्कवर किया था, तो एसआई यूनिट उसी के नाम के ऊपर डाली गई. अभी मैं बता रहा हूँ, अभी समझो सर. वोल्ट का मतलब अभी मैं बाद में बताऊंगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब बताया मैंने आपको. क्या क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? नाउ इट इज, अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं डिफाइन 1 वोल्ट, व्हाट डू मीन बाय 1 वोल्ट? आप ध्यान से देखिएगा. 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए वर्क की जगह लिख रहा हूं 1 जूल और चार्ज की जगह लिख रहा हूं 1 कूलम. पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 joule of work is done, 1 joule of energy is supplied in transferring charges.
1 coulomb of charges from one point to another point. और 1 coulomb के मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 coulomb में? लास्ट क्लास में मैंने बताया था. How many electrons are there in 1 coulomb of charge? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So 6.25 into 10 raised to the It is power 11. 6.25 into 10 to power 18 electrons. This much is the electron density that can be transferred from the negative terminal towards the positive terminal by imparting 1 joule of energy. Is it clear? तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो 220 वोल्ट की है, राइट? तो 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 220 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग. अगर हम 220 को एक्सप्रेस करें तो 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 220 joules of work is done in transferring 1 coulomb of charge. Did you get it or not? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे आप? हाँ, पोटेंशियल इज सेट टू बी 220 वोल्ट. हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है पूरी इंडिया में जो डोमेस्टिक लेवल पे सप्लाई जा रही है, इनफैक्ट जो सारे डिवाइसेस पे बनते हैं वो इस पोटेंशियल के ऊपर ही बनते हैं. 220 वोल्ट. 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? But understood that 220 joules of work is done, energy supplied in transferring 1 coulomb of charge from one point to another point. Clear or not? Yes, sir. हाँ, मतलब 1 coulomb, नीचे 1 coulomb ही लिखेंगे. बहुत बढ़िया, ठीक है ना? Clear? 440 वोल्ट का मतलब क्या? 440 joules is giving to transfer 1 coulomb of charge. This is the way to define it, बेटा. क्योंकि पोटेंशियल बेसिकली है क्या? पोटेंशियल मींस वर्क, एनर्जी. तो ये देखो ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क, पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी. नीचे 1 कूलम तो हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि एनर्जी कर क्या रही है. ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रही है. 1 कूलम यानी कि कितने? 6.25 × 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. क्या ये बात क्लियर हुई? एसी को काम कर मतलब हर केस में वो हमेशा 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी. ये दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इट बेटा. नहीं, फाइन सर. ये एक स्टैंडर्ड वे टू डिफाइन इट. तो हमारे घर में चाहे एसी हो, चाहे छोटा सा बल्ब हो, चाहे पंखा हो, वो जो भी काम करते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई टाटा पावर से हमारे घरों में आती है. और 220 वोल्ट की सप्लाई का मतलब क्या है? पोटेंशियल जो है, एनर्जी सप्लाई जो है वो 220 जूल्स ऑफ वर्क करती है इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. क्या ये बात क्लियर हुई? राइट. अब देखिए, मान लिया 2 कंडक्टर हैं, जैसे एक कंडक्टर ही है, दूसरा कंडक्टर है. 2 मटेरियल कह सकते हैं, 2 सब्सटेंसेस कह सकते हैं. this one both are available on the insulating pad. they are the insulating pad. इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? जहां से चार्ज एब्जॉर्ब होता है, फ्लो नहीं कर सकता, जैसे वुड हो गया, राइट. देयर आर 2 कंडक्टर ए एंड बी, एंड बोथ आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल. बोथ आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल. जैसे कि हम ग्लास रोड सिल्क को रब कर रहे थे ना, हेयर को पास कर रहे थे, कहने का मतलब है चार्ज ही तो कर रहे थे. एक पॉजिटिव हो जाता था, एक नेगेटिव हो जाता था. मान लिया कंडक्टर ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट. पॉजिटिवली चार्ज मतलब जब हमने यहाँ इसको चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोया. वेरी गुड, राइट. तो खोने के लिए भी एनर्जी तो देनी पड़ी, राइट. तो जो एनर्जी थी इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, वर्क फंक्शन, उसे हम पोटेंशियल भी कह सकते हैं. उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? पोटेंशियल. तो यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि दिस इज चार्ज टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, राइट. ये पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको भी हमने चार्ज कर दिया टू पोटेंशियल बी. इनमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. पर मैं अभी यहाँ पर ये देखिए कि दोनों जो है चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, राइट. चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल. मान लिया ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है.
यानी कि यहाँ चार्ज को एक्यूमुलेट करने के लिए 20 जूल्स ऑफ एनर्जी दी गई और यहाँ पर 10 जूल्स की एनर्जी दी गई। क्या ये बात क्लियर है? राइट यानी कि हमने क्या किया, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल चार्ज पॉजिटिव अपने आप हो गया ना, जिसने खोया वो पॉजिटिव हो गया, जिसने गेन किया वो नेगेटिव हो गया। हमने यहाँ पर इसको चार्ज कर दिया। चार्ज मतलब हम मान लो ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क है, सिल्क नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव पर अंडरस्टूड है। पर नेगेटिव या पॉजिटिव करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या खोना पड़ेगा उसे, नहीं? यस ये वेटिंग रूम में आ रहा है ना, अभी एडमिट करना है। सिद्धार्थ आज देर क्लास में क्यों नहीं आया? वीडियो अटेंड कर लेगा, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। क्या वो आंख में दर्द हो रहा है? आया क्यों नहीं आज क्लास के अंदर? सर मेरे वो आंख वगैरह में दर्द हो रहा था, काफी ज्यादा था। तो आज की क्लास अटेंड कर सकता थी, अदरवाइज वीडियो अटेंड कर लियो फिर, अगर ज्यादा पेन है तो। नहीं सर, अभी हल्का सा कम हुआ था, मैं हल्का सा लेट गया था। ठीक है, सेशन अटेंड कर फिर। तो तूने 15 मिनट की क्लास तो निकाल दी, वो अटेंड करनी जरूरी है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। यार जितना समझ में आ रहा है उतना देख। दोनों चार्ज को पोटेंशियल, दोनों कंडक्टर्स को हमने चार्ज कर दिया टू डिफरेंट पोटेंशियल। वन इज रिगार्डेड विद द पॉजिटिव, अनदर वन इज रिगार्डेड टू विद द नेगेटिव। बट अंडरस्टूड ऐसा होता ही है, जब चार्ज अगर अलग किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव में से ही एक होगा। लेकिन एक को 10 जूल्स ऑफ एनर्जी दी गई, दूसरे को 20 जूल्स, इसलिए दोनों का पोटेंशियल अलग अलग। एंड बोथ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, बोथ आर सेपरेटेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर थ्रू एयर। हवा से सेपरेटेड। मान लिया कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर ये, राइट, एक ही हवा से सेपरेट, दोनों चार्ज है। क्या चार्ज फ्लो करेगा इन दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ? चार्ज फ्लो करेगा? क्यों नहीं करेगा? कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट नहीं है, और कांटेक्ट है एयर का है, लेकिन एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, 75% नाइट्रोजन है, एंड नाइट्रोजन डज नॉट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एयर से चार्ज फ्लो करता तो लाइफ पॉसिबल होती? सोचने वाली बात, राइट? तो two conductors charged to different potential, if separated with respect to one another, nothing happens between them. नाइट्रोजन ना हो तो पर ऑक्सीजन में थोड़ा सा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन भाई हवा में चार्ज नहीं फ्लो करता। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आएगा नहीं आता, ये लॉजिकल है, ये 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है, हवा के अंदर करंट नहीं होता। क्यों पूछेंगे 10th में, राइट? तो दोनों कंडक्टर्स चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, नथिंग हैपेंस बिटवीन देम, कुछ नहीं होता दोनों में, दोनों का पोटेंशियल अलग है, राइट? तो चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। अब इनमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, लेकिन एक कनेक्टिंग वायर मैंने इसे जोड़ दी, इमीडिएटली चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। कहां से फ्लो करेगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना भाई? ग्लास के अंदर पानी है, राइट? अगर मैं यूं कर दूं तो पानी ऊपर से नीचे आएगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी है, पढ़ा था ना 9th क्लास के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, राइट? तो यहां से अगर मैं छोड़ूंगा तो जल्दी नीचे पानी आएगा, पोटेंशियल इसका ज्यादा है, तो ऊपर से लेके नीचे आना होता, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? तो इफ pair of conductors are connected with the help of a connecting wire, the charge flows from higher potential towards the lower potential and keep on doing so till the potential at the two ends become same. लगातार चार्ज फ्लो करता रहेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, मान लिया ये 15 वोल्ट हो गया, ये भी 15 वोल्ट हो गया, क्या चार्ज फ्लो करेगा? नहीं करेगा, चार्ज का फ्लो रुक गया। Charges always flows from higher potential to lower potential, keep on doing so till the potential at the two ends becomes the same and stops. अब स्टॉप हो गया तो हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। पता लगा इसमें मैंने एक बल्ब भी ऐड कर दिया, या एसी लगा दिया, या फ्रिज लगा दिया यहां पर वायर के साथ, राइट? ये मान लिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
तो चार्ज तो फ्लो कर नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर नहीं रहे, तो ये काम क्यों करेगा? एक पल के लिए करेगा फिर रुक जाएगा, क्योंकि चार्ज जितना फ्लो होना था हो गया फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो ये काम करता रहे, लगातार करता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू मेंटेन, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू एंड्स। पोटेंशियल डिफरेंस को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा यानी कि डिमांड एंड सप्लाई बनी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। जब डिमांड एंड सप्लाई बंद तो कौन क्यों फ्लो करेगा? क्या ये बात क्लियर हो गई? ए को सप्लाई चाहिए नहीं, ए डिमांड पर है और बी सप्लायर है, तो जब डिमांड और सप्लाई को मेंटेन किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, जो भी डिवाइस लगा दो वो काम करता रहेगा। है नहीं ऐसा? समझ में आ गई ये बात? राइट। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो एजेंट है, वो है बैटरी। वो क्या है? बैटरी। बैटरी करती क्या है? बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द सर्किट। ये बात बिल्कुल ऐसे समझते हैं, इसका मैकेनिकल एनालॉगस समझाता हूं आपको। मान लिया कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आयरन बॉल्स है, कुछ आयरन बॉल्स हैं, लोहे की बॉल्स हैं इसके अंदर, राइट। और विस्कस ऑयल है इसके, प्रेजेंस ऑफ विस्कस ऑयल। ऑयल से इसलिए डाला गया, देयर इज नो लॉजिक कि विस्कोसिटी यानी कि जो फ्रिक्शन है कम हो जाए, आसानी से फ्लो हो सके। क्लियर? और यहां एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? यहां से बॉल को उठा रहा है और यहां रख रहा है और फिर धक्का मार रहा है। एक बॉल को ही तो धक्का मारेगा, क्या सबको मारनी पड़ेगी? You just need to apply the force onto the ball. यहां से उठाया, यहां रखा और just forces it. तो but understood है, the first one, the ball, right, which experiences the force acts onto the another ball and hence come into the motion. That means the all the balls keep on taking momentum with respect to one another. Momentum आ गया, सब चलना शुरू हो गई, सब चलना शुरू हो गई या नहीं? अब चलना शुरू हुई, फिर बाहर आके गिरेगी इससे, ये क्या करेगा? ये फिर उठाएगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर धक्का देगा, फिर उठाएगा, फिर रखेगा। ये काम कब तक होता रहेगा? जब तक ये करता रहेगा। और ये क्यों करेगा? एट द कॉस्ट ऑफ हिज केमिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट। मस्कुलर और केमिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी के कारण ही जब थक जाएगा तो क्या फ्लो होता रहेगा। जब ये थक जाएगा तो यहां से उठा नहीं पाएगा तो फ्लो रुक जाएगा, राइट। तो ये जो मैन है, जो ये काम कर रहा है, वो बैटरी करती है, यही काम करती है नहीं बैटरी? बैटरी मेंटेन्स बट डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ गई या नहीं बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नियति समझ में आया बेटा? अगर कोई प्रॉब्लम है वहां तो आप मुझे व्हाट्सएप वो मैसेज भी कर सकते हो सामने। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ शगुन। सर वोल्ट वाली बात से रिलेटेड कुछ पूछना था कि जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वाला होगा, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज वाला होगा ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी मतलब गेन करने के लिए लगेगी। बिल्कुल सही बात है, गेन करने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वन एंड टू अनदर। तो ये जो आदमी काम कर रहा है वही बैटरी काम करती है, और जो हमारे रिमोट के अंदर बैटरी होती है बेचारी थक जाती है, फिर वो हमेशा के लिए खत्म। जो हमारे घर में इन्वर्टर बैटरी है वो थकती है, वो भी पर रिचार्ज हो जाती है उससे। हम नहीं थकते, फिर हम खाना खाते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, ऐसी इन्वर्टर बैटरी है। तो बैटरीज भी दो तरीके की होती है, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, वेयर सेकेंडरी कैन बी चार्ज्ड। यही बात क्लियर हो गई?
और बैटरी के बारे में बहुत अच्छी डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 12th क्लास में, 12th में ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। खैर ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कितना हुआ 20 - 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन हुआ 10 वोल्ट। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन हुआ 10 वोल्ट, राइट। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, वर्क अपॉन चार्ज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट गिवन है तो 1 कूलम के चार्ज को फ्लो करने में, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कि अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी लगी, कितना वर्क डन हुआ, क्या आंसर होगा? एक्सीलेंट आंसर 10। क्या बात है, क्योंकि ये 10 वोल्ट है, वर्क निकालना है, चार्ज 1, तो W क्या हो गया 1 × 10 × 1 10 जूल्स। ये आता है क्वेश्चन, गारंटेड आएगा ये क्वेश्चन। 10 वोल्ट potential difference, right? What is the energy, what is the work done in transferring 2 coulomb of charge? कितनी एनर्जी होगी 20 जूल्स का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि 20 जूल देना पड़ेगा तब जाकर 2 कूलम का इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्या ये बात क्लियर है? जो वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है या पोटेंशियल का, या एक ही बात है, एक ही बात है, पोटेंशियल कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट एक ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक है। पहले तो पोटेंशियल बताया ना, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस बताई आपको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट लगातार, इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो करेंगे। स्विच को ऑफ कर दो, ऑफ करते क्या किया आपने, सप्लायर बंद कर दिया। जब सप्लायर बंद कर दिया तो अब चार्ज क्यों फ्लो करेंगे, राइट? हाँ बेटा बोलो। 10 वोल्ट है और 3 कूलम है तो 30 जूल हो जाएगा। 30 पर उसमें तो हम सब पहले जब देखे तो अपॉन ले रहे हैं। तो अपॉन ही तो आ गया, देख, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। 10 वोल्ट है, कितना चार्ज बताया आपने 3, तो क्या होगी जगह 3, तो W क्या आ गया 30 जूल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। यहां तक कुछ पूछना हो तो प्लीज डू आस्क मी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो आपने बैटरीज के टाइप्स बताए थे वो आप एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे कि प्राइमरी सेल चार्ज हो सकता है या नहीं? प्राइमरी बैटरीज आर दोज बैटरीज व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज, they are permanently damaged after their use, whereas secondary batteries like inverter batteries, right, can be recharged. Fine sir. आगे चलूं, आसान है ना चीज, समझ में आ गई ना यहाँ तक? अब भाई एक बात बताओ, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो करेंगे, अब आ जाओ सर, यही कारण था इस चैप्टर को पढ़ने का। अब हम आ गए हैं चार्ज के लगातार फ्लो करने पर, लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अब स्टार्ट हुआ है, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स कर रहे थे। समझ में आई है बात? लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with the study of charges, the branch of physics that deals with the study of charges in motion known as current electricity, regarded to be what, current electricity, without, I hope ये बात क्लियर है। हाँ बेटा। सर जो आपने डायग्राम बनाया था वो आयरन बॉल्स वाला, एक बार वो मुझे उससे कुछ पूछना ये था। हाँ बेटा पूछो। सर आपने बोला था कि जो मैन है ये इधर से बॉल को पुश करेगा, वो उधर से घूम के बाहर निकलेगी, फिर वो उसको दोबारा उठा के वहां ऊपर डाल देगा, फिर वो ऐसे फ्लो होगा। और बैटरी ऐसे ही काम करती है। तो मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन जहाँ ज्यादा है वहां से, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां गए,
मतलब जहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स वहां गए तो फिर उसके बाद वो वहां से उठा के कैसे, मतलब आप वो बैटरी उससे करती है कैसे ना, वो बैटरी करती है बेटा, उसकी चिंता हम क्यों करें, वो तो मैन्युफैक्चरर मतलब करेगा। बैटरी उसको फिर जो इधर इलेक्ट्रॉन्स आए थे पॉजिटिव के वो पास, केमिकल होता है ना, एक तरफ केमिकल होता है जिसको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, दूसरी तरफ ऐसा केमिकल होता है जो एनरिच विद इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वो उधर से जहाँ कमी है वहां ले जाएगा, फिर उस वाले इलेक्ट्रॉन को वो वापस पीछे भेज देगा जहाँ ज्यादा थे। एब्जॉर्ब होता रहेगा ना वहां पर इंसुलेटर के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक मटेरियल होता है इंसुलेटर, वो जाके वहां एब्जॉर्ब होता रहेगा। सर तो फिर उस पे मतलब ऐसे प्राइमरी कैसे प्राइमरी के केस के अंदर बता रहा हूं मैं, प्राइमरी सेल के अंदर वो बीच में जाकर खत्म हो जाएगा पॉजिटिव पे जाकर, तभी तो सेल परमानेंटली डैमेज हो गया, तो क्योंकि इसलिए जब सर मतलब इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं तब वो खत्म, वो बंद हो सेल ही जाता है। खत्म, अब वो काम ही नहीं करेगा। लेकिन सेकेंडरी के अंदर पाथवे होता है कि पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव की तरफ चला जाए। ओके सर। राइट बेटा, क्लियर। अब यहां पर देखिए लगातार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, लगातार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की कोई स्पीड भी होनी चाहिए, उसको कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं करते, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, 1 कूलम की बात हो रही है। 1 कूलम मतलब बट दिमाग में क्या होना चाहिए, 1 कूलम का मतलब कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से झटके में फ्लो कर रहे, राइट। अब ये जो फ्लो है, कितना फ्लो हुआ, क्वांटिटी कितनी, कितने समय में फ्लो हुआ, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम नोन एज करंट, इट इज रिगार्डेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। करंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल आई, और इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द गिवन टाइम, the rate of flow of charge through the closed circuit is known as electric current। ये 12th की डेफिनेशन है। 10th की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन ए गिवन टाइम और पर यूनिट टाइम। जैसे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसी करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, के कितना चार्ज फ्लो हुआ एक समय के अंदर। यानी कि देखा जाए जो करंट है वो तीन फिजिकल क्वांटिटी है, एक है इलेक्ट्रिक करंट, एक है चार्ज, एक है टाइम। तो करंट इस फार्मूले से पता लगता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट होगा। बात क्लियर हो गई है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां ये जो साइन है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां जो साइन है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर इंक्रीजेस, इफ वन डिक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस। क्या ये बात क्लियर है? अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा, चार्ज कम होगा तो करंट कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि करंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। समय में तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक समय के अंदर कितना फ्लो हुआ। अगर टाइम ज्यादा लेगा फ्लो करने का तो करंट कम होगा, टाइम कम लेगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज तो करंट ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं? इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला आ गया चार्ज अपॉन टाइम, राइट और नॉट, राइट। अब जैसे पोटेंशियल की वोल्ट थी यूनिट, करंट की एम्पियर है, क्योंकि एम्पियर एक फिजिशियन है, सारे अंग्रेजों के ऊपर नाम है, राइट। तो एम्पियर आ गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए। देन है बेटा जी डिफाइन 1 एम्पियर। तो सीधी सी बात है, 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर का मतलब क्लियर हो गया? 1 एम्पियर ऑफ करंट मीन्स 1, इट मीन्स व्हाट, that means 1 coulomb of charge flows through the entire circuit, 6.25 10⁻18 electrons,
क्लोज टू द क्लोज सर्किट ओनली इन 1 सेकेंड। हमारा जो एसी है ना 15 वोल्ट का 15 एम्पियर का करंट लेता है। एसी में पता है क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट कॉमा 15 एम्पियर या 12 एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट, राइट, 10 एम्पियर, डिपेंड करता है कितनी वॉट की है। वॉट वर्ड नहीं अभी मैं यूज कर रहा हूँ। हमारा जो बल्ब होता है छोटा सा बल्ब, जिसे हम 0 वाट भी, कभी सुना है वर्ड 0 वाट का बल्ब, राइट? 0 वाट का होता है 0.0001 एम्पियर। बाद में वॉट के दौरान बताऊंगा। 200। अब ये ना हर डिवाइस पे देख लेना अपने घर के पीछे मैन्युफैक्चरर ने लिख रखा है। मैन्युफैक्चरर ने लिख कर क्या बताना चाहा है? ये बताना चाहा है कि भाई ये जो एसी मैंने बनाया है इसको पोटेंशियल कितना देना है? 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल मतलब एनर्जी कितनी देगा ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए? 220। अगर 220 से ज्यादा दे दिया या 220 से कम दे दिया, स्टेबलाइजर लगाते हैं नहीं अपने एसी के साथ, फ्रिज के साथ, इवन एलसीडी एलईडी के साथ भी। भाई 50,000 की एलईडी आती है, 2,000 रुपए का स्टेबलाइजर आता है। हम तो इंडियंस है, हमारी मेंटलिटी क्या है? 2,000 बचाते हैं, चाहे 50,000 फूक जाओ। तो स्टेबलाइजर नहीं लगाते जनरली। स्टेबलाइजर हर हाल में लगाना चाहिए, जो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। फ्रिज के साथ भी होता है, देख लेना अपने घर में, आजकल तो इनबिल्ट आ रहे हैं। स्टेबलाइजर का मतलब क्या है? जो स्टेबलाइज करे। किस चीज को स्टेबलाइजर करे? स्टेबलाइज किसे करे? पोटेंशियल को, 220 वोल्ट को। अगर नीचे जा रहा है तो उठा के 220 पे ले आए, ऊपर जा रहा है तो भी 220 पे ले आए, मतलब पकड़ के 220 पे मेंटेन रखे, जिससे वो डिवाइस लंबे समय तक काम करे, राइट? हाँ, डिवाइस अगर ज्यादा हो गया तो पूरे चांस हैं कि डिवाइस खराब हो जाएगी। 50,000 की चीज खराब होगी तो 15 एम्पियर का करंट कह रहा है ना ये। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर क्या बताना चाहता है कि भाई ऐसा एसी बनाया है मैंने जो 15 एम्पियर का करंट लेगा। 15 एम्पियर का मतलब क्या हो? 15 एम्पियर मींस व्हाट? 15 into 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, यानी कि 15 into 6.25 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स एक झटके में, एक सेकंड में एसी के अंदर से पास हो जाते हैं। तब उसका कंप्रेसर गर्म हवा को ठंडा करता है। क्या ये बात तो क्लियर हुई? हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि 15 एम्पियर तब होएगा, मतलब 15 into 6.25 into 10 to the power 18 ये करंट तब होएगा जब 220 वोल्ट की एनर्जी मतलब पोटेंशियल मिलेगा। 220 वोल्ट से नीचे भी मिलेगा तो भी 15 एम्पियर के आसपास तो आ जाएगा, लेकिन खराब हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा ना। पर सर फिर स्टेबलाइजर तो फिर उसको कर देगा। स्टेबलाइजर अगर लगा रखा होगा, समझदारी होगी घर के अंदर, तो कुछ नहीं होगा। वैसे तो आजकल जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब पहले गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है ना? तब इसे डेसू कहते थे, दिल्ली इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड। तब 3-3 दिन भी लाइट नहीं आती थी, राइट? और लोग 1-1 साल 2-2 साल बिजली का बिल जमा नहीं करते थे, ऐसा टाइम भी था, राइट? और आज आप एक दिन जमा मत करो, अगले दिन ही आ जाता है ना नोटिस, मैसेज आ जाता है नहीं, टाटा टाटा कंसीडर टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। बिजली का बिल अगर 13 तारीख है और आपने 13 को नहीं भरा, 14 को आपके एसएमएस पे धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, काट देंगे बिजली, धमकी शुरू हो जाती है, राइट? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगला इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है आपके घर में, 15 एम्पियर का करंट, मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के का ट्रांसफर करने में लगेगी 220 वोल्ट के थ्रू। हम इतनी 15 एम्पियर इतने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएंगे तो बिल भी तो ज्यादा आएगा फिर, राइट? धक्का ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा यूज होगी, वर्क डन हो गया। क्लियर हो रही है ना? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, जिससे चीजें ना बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, राइट? तो हर डिवाइस के पीछे लिखा रहता है, हर डिवाइस को उठा के देखना घर जाकर, एसी के पीछे देखना मैन्युफैक्चरर ने लिख रखा होगा 220 वोल्ट, इतना करंट, इतनी पावर, पावर भी लिखी होती है। पावर क्या होती है वो हम पावर पे जब जाएंगे तब देखेंगे।
क्या ये बात क्लियर हो गई? राइट। सर कितने एम्पीयर का करंट किसी ह्यूमन को मारने के लिए काफी है? 12 वोल्ट का भी, 5 वोल्ट का भी खत्म कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, कभी भी बारिश हो रही हो, थंडर स्टॉर्म हो रहा हो, पेड़ के नीचे खड़ा मत होना, क्योंकि वो पाथवे बन जाता है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पाथवे बन जाती है। हमेशा गाड़ी के अंदर बैठना, चार्ज एनवेलप हो जाता है, पूरा का पूरा चार्ज ऊपर से आया, वो गाड़ी के आउटर सरफेस के ऊपर एनवेलप हो जाता है और फिर अर्थ में चला जाता है। अंदर बैठने वाले लोगों को कुछ नहीं होगा। राइट। तो आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम. The rate of flow of charge in a given closed circuit is known as electric current. Its SI unit is ampere. Define 1 ampere. Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through the closed circuit in 1 second. खत्म. करंट क्लियर? करंट का क्रिएटर कौन है? पोटेंशियल. करंट है, पोटेंशियल और करंट का डायरेक्ट रिश्ता है. पोटेंशियल है इसलिए करंट है. जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कोई कराएगा, जब ये आदमी है तभी तो बॉल्स फ्लो कर रही हैं. नहीं, बैटरी है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. यानी कि पोटेंशियल इज द कॉज, करंट इज द इफेक्ट. अगर कॉज है तो बाय डिफॉल्ट इफेक्ट है. और यही हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ में नेक्स्ट क्लास में. राइट. एनर्जी के कारण करंट है. तभी कहते हैं 90% 95% मार्क्स लेने के लिए मेहनत नहीं करनी, नॉलेज के लिए काम करना. नॉलेज इज द कॉज ऑफ प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस. नॉलेज अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, किसको चिंता है? बोर्ड का पेपर ले लो, एमसीक्यू ले लो, सब्जेक्टिव ले लो, कहीं भी ले लो, कैसा भी ले लो, परफॉर्मेंस तो अच्छी आएगी आएगी, चल कर आएगी. लेकिन जिसके कॉज भी गड़बड़ है, उसका पोटेंशियल, उसका करंट कैसे अच्छा है? लाइफ में भी तो ये बात साबित होती है. जिस किसी भी काम को कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, उस काम के अंदर अगर आपने अपने आप को पूरा झोंका हुआ है तो रिजल्ट की परवाह नहीं होती. वो तो चल कर आता है, उसकी मजबूरी है आना. लेकिन अगर सोच में ये है कि पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा है, या पढ़ इसलिए रहे हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो ऐसे बच्चे नहीं निकाल पाते. जो निकालते हैं वो इस बात की परवाह किए बगैर पढ़ते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. वो तो अपना इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ते हैं, गहराई तक चले जाते हैं, प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो चीज क्लियर भी हो जाती है. लेकिन कोई पड़ोसी का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो इसलिए मैं भी साइंस लेकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊं, तो बात खत्म. वो नहीं कर पाएगा. तो कहने का मतलब पोटेंशियल इज एवरीथिंग. इट इज ए कॉज एंड एवरी कॉज हैज इट्स ओन इफेक्ट. राइट. यहां तक कोई डाउट? अब देखो, एसी है, फ्रिज है, लैपटॉप है, वायर है, स्विच है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, पता नहीं क्या क्या है घर में. अब इन सब का अगर हम सर्किट बनाएंगे तो क्या सबके डिजाइन बनाएंगे? तो हमें सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे. द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सिंबल्स. वायर, वायर की क्या है सिंबल? स्ट्रेट लाइन. कनेक्टेड वायर, एक वायर के साथ दूसरी वायर को हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया. एक वायर के ऊपर दूसरी वायर ने जंप कर दिया, होता है ना, जंपिंग वायर्स भी होती है. राइट. जितने भी डिवाइसेस हैं उनका एक ही सिंबल है जिसे हम कहते हैं लोड. इंजीनियरिंग में लोड बोलते हैं, 10th क्लास या 12th क्लास तक इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं. रेजिस्टेंस रुकावट, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. AC does its work
right, at the cost of electrical energy, and hence AC should be regarded as a load or resistance. TV should be regarded as load. Every device that consumes electrical energy regarded to be resistance or the load. Practically डिवाइस लोड हो गया और रेजिस्टेंस अपने आप में कई बार हम रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली होते भी हैं जो सर्किट में हम यूज करते हैं। अब करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो सबसे पहले इजाद हुआ था, वो है गैल्वेनोमीटर। जी रिप्रेजेंट्स गैल्वेनोमीटर, प्लस और माइनस। भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है मेजर करने का भी तो डिवाइस होता होगा, गैल्वेनोमीटर। एमीटर आजकल जो यूज होते हैं। पोटेंशियल को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर। ये नाम मैं नहीं लिख रहा, वो आप बुक से अपने आप पढ़ के लिखना। क्लियर? जब लैब में जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ऐसा जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, अगर स्कूल खुले तो आप देखोगे, इसे कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्लियर? मैं स्पेलिंग जरा ढंग की लिख देता हूँ उसकी, राइटिंग अच्छी आती ही नहीं। राइट? अच्छा, ये हो गया सेल, ये है सेल। सर ये जो आपने रियोस्टेट लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। रियोस्टेट बेटा वो आप लैब में देखेंगे, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जो सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करता रहता है। सर वो सर्किट के रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करेगा? वो तो डिवाइस, वो तो आप लैब में करके देखेंगे ना, अगर इन केस ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन 10th क्लास में है। ओके सर। ये चीज लैब वाली है, लैब वाली को थ्योरी में नहीं समझाया जा सकता। वहां पर आपको जैसे ही रियोस्टेट देखोगे, सर्किट डायग्राम कनेक्ट करोगे, ओम्स लॉ वेरीफाई करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये जानने की कोशिश करो कि रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करने की काबिलियत रखता है। इज इट क्लियर? यस राइट? सर। ये है सेल, ये है बैटरी। सेल हो गया प्राइमरी सेल, जो लगे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये बैटरी, बाकायदा जो इन्वर्टर बैटरी वगैरह हो गया उसका साइन ऐसे होता है, एक एक बड़ा आपने बार बनाना, एक छोटा बनाना। क्लियर? कोई डाउट? ये है ओपन स्विच, एक मिनट, ये है क्लोज्ड स्विच, ये भी है ओपन स्विच और ये है क्लोज्ड स्विच। अब बोलो। जैसे एसी चलता है वो बहुत टाइम मतलब कंटिन्यूअसली 6 से 7 आवर्स होता है, तो पानी की लीवर मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसे थर्मोडायनेमिक्स में मैं 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था। जो भी हीट एनर्जी आ रही है, हवा, गर्म हवा जो आ रही है, उसे कूल किया जा रहा है। राइट? तो जब हम वेपर्स को लिक्विड में बदलते हैं तो हम एनर्जी देते हैं या एनर्जी रिलीज होती है? माय क्वेश्चन इज क्लियर। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी? 4 इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। फर्स्ट क्या था? फ्रीजिंग। फिर क्या था? बॉइलिंग। तीसरा क्या था? कंडेंसेशन। चौथा क्या था? सब्लिमेशन। राइट? सॉलिड को लिक्विड में बदलना मेल्टिंग हो गया, लिक्विड को वेपर्स में बदलना बॉइलिंग हो गया। अब वेपर्स को, पानी के वेपर्स को अगर हम लिक्विड में बदलें तो हमें हीट देनी पड़ती है या हीट निकालनी पड़ती है? निकालनी पड़ती है। राइट? तो जब गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसमें से हीट एनर्जी को निकालना पड़ेगा जो हवा के अंदर है, और एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स। मॉइस्चर के अंदर ज्यादा आता है, आजकल मॉइस्चरस एनवायरनमेंट। अप्रैल में नहीं आता इतना, मई में भी इतना नहीं आता, लेकिन जुलाई और अगस्त में आपके एसी से आप सुबह पूरा बाल्टी भर सकते हो। मैं डेली करता हूँ, मेरे घर में ऐसे ही होता है। सुबह देखता हूँ पूरी बाल्टी भरी होती है, जो पौधों में पानी देने के काम आ जाता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, एक्सीलेंट वाटर होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? पी सकते, पीना नहीं चाहिए
क्योंकि वो जिस मेटल के अंदर से वो आ रहा है, अंदर तो जंग भी तो लगा हुआ होता है, लैमिनेशन तो होता ही है बेटा। क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes. कोई डाउट इसके अंदर? ये सब मेरे क्लास नोट्स है, पर मैं दूंगा नहीं आपको, ये सालों के क्लास नोट्स है, ये मैं 2011-12 से के नोट्स हैं, ये तभी से चलते आ रहे हैं। अपने नोट्स अपने आप बनाओ, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टडी हो रही है, राइट? अब इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे कहते हैं? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? देखो, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एमीटर विच मेजर्स करंट, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। ये वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल है ना, और पैरेलल को कहते हैं अक्रॉस द डिवाइस, अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट, अक्रॉस द लोड, राइट? भाई एसी काम कर रहा है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है ना इसका 220 वोल्ट का, वो मेजर किया जा सकता है। इलेक्ट्रीशियन के पास वोल्ट मीटर होता है, वो इसके दोनों कॉर्नर पे लगा के इसका पोटेंशियल पॉइंटर बता देता है क्या सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रहा है, वो भी पता लग सकता है। एक चीज ध्यान रखना है जो हमारा एमीटर है उसको मैंने सीरीज में यानी कि वायर के साथ ही कनेक्ट किया है, एक साथ लगाने को कहते हैं सीरीज। और डिवाइस के ऊपर वोल्ट मीटर को अगर दो एंड्स पे कनेक्ट करते हैं इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, राइट? इस डायग्राम को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। An electrical circuit diagram comprises of measuring instrument, ammeter, voltmeter, device in the form of load, connecting wires, switch, battery. So how to define it? देखो, electrical circuit is defined as a continuous path. It is defined as, देखो, it is defined as a continuous path consisting of wires. Given the continuous path consisting of wires and other loads along with a switch between two terminals of a cell, or a battery. Okay? So हाँ, along with the switch के बाद क्या था? along with a switch between two terminals, along with the switch between two terminals of a cell, or battery, right? इस इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे कहते हैं? तो हमने यहां पर अपने आप को तैयार कर लिया। We are now ready to look after the application of electrical circuit. हमने इसका आधार कंप्लीट कर लिया। आज तक की क्लास अगर आपको समझ आ गई तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो चुका है। नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द डीपर लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपसे मैं ये सिंसियर एडवाइस दूंगा कि जो भी बुक आपके पास है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, चाहे दिनेश है, चाहे लखवीर सिंह है, जो भी है, प्रदीप है, उसमें से पढ़ो। जो मैंने बोला है उसमें से एक बार पढ़ो जरूर, राइट? लखवीर सिंह इज एन एक्सीलेंट बुक फॉर द बिगनर्स। तो पढ़ने से क्या होगा, उसकी बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं, उनको करो। स्ट्रांग होता है कॉन्सेप्ट। मैं जो आपको प्रोवाइड करता हूँ वो तो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हर बुक के हर
एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक एक्सरसाइज होती है, उसका मकसद होता है कि क्या समझा, वो इसलिए दी जाती है। तो वो जो बच्चा करता है तो वो पकड़ लेता है उस चीज को लाइफ लॉन्ग के लिए। लेकिन जो उसके ऊपर काम ही नहीं करता, पढ़ता ही नहीं, क्लास में जो अटेंड कर लिया, तो बस वो थोड़े दिन बाद दिमाग से सारी कहानी निकल जाती। इसलिए वर्क तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, राइट? तो ये प्लीज करना।